हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हम देखते हैं कि किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को गति में लाने के लिए अथवा किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए किसी न किसी एफर्ट की आवश्यकता होती है। इस एफर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, भौतिकी में फोर्स एक खींचने और धकेलने की प्रक्रिया होती है जो कि ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से उसके वेग को बदलती है। फोर्स एक वेक्टर या सदिश राशि है। मैथमेटिकली फोर्स को अधिक सटीक तरह से समझने के लिए हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं, जिसके अनुसार फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसे पुश करने पर मूवमेंट हुआ, मतलब उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हुआ, अतः हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हुआ है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जिसको गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था, यह स्पष्ट बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट की स्थिति में है या गति में है तो उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए जाए। इसे ही जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कभी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी पूरी ताकत से पुश कर रहे हैं लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस कंडीशन में F = 0 होगा, यानी मैथमेटिकली फोर्स 0 आ रहा है, जबकि हमने तो फोर्स अप्लाई किया है। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उस पर उसकी पैरेलल विपरीत दिशा में लेकिन बराबर क्वांटिटी में एक और बल कार्य करता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो उसकी सरफेस से उत्पन्न होता है और ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड करता है। जब तक कि हमारे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स सरफेस के द्वारा लगाए गए फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाता है, तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आइए अब हम एक दूसरे प्रकार के उदाहरण पर गौर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा हुआ है और वह रेस्ट की पोजीशन में है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ। आइए जानते हैं कैसे। जब ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा होता है तो उस पर दो फोर्स कार्य करते हैं। नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ के कारण लगता है। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रखे होने के कारण वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लेकिन ऑपोजिट होता है। चूंकि दोनों फोर्स बैलेंस हैं तो नेट फोर्स 0 होगा, अतः ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अब यदि टेबल को झटके से हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरता है, मतलब मूव करता है, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला कार्य करेगा। अब क्योंकि नेट फोर्स बैलेंस नहीं होगा और इस तरह ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ अर्थ की सरफेस की ओर आ जाएगा। अब हम मोमेंटम के द्वारा फोर्स को जानते हैं। हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं F = ma, जहाँ पर m मास है और a एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम जानते हैं a = एक्सेलरेशन जो कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल होता है, अतः इसे डेल v डिवाइड बाई डेल t लिख सकते हैं। नाउ F = m × डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t और F = m × डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। सो F = डेल्टा p डिवाइड बाई डेल्टा t, जहाँ पर m × डेल्टा v मोमेंटम को दर्शाता है और जिसे डेल p से प्रदर्शित करते हैं। सो F = चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। यदि हम फिजिकली मोमेंटम को परिभाषित करें तो मोमेंटम वह क्वांटिटी है जो हमें यह बताती है कि एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लागू करेगा या किसी अन्य ऑब्जेक्ट द्वारा कितना फोर्स अनुभव करेगा जबकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे। सरल शब्दों में मोमेंटम मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई कार माना कि 100 kg की है जो 80 km/h के स्पीड से चल रही है और वह एक अन्य कार जो रुकी हुई अवस्था में है से जाकर टकरा जाती है, यह निश्चित है कि इसका परिणाम बहुत बड़ी क्षति के रूप में होगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों ही बड़े हैं, इसलिए मोमेंटम भी ज़्यादा होगा और फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। अब यदि एक लाइट बल्ब से प्रकाश की रोशनी आपकी तरफ आ रही है, प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण जिन्हें फोटोन कहते हैं से बना होता है। अब यदि प्रकाश आपसे टकराता है तो आप क्या कोई बल महसूस करेंगे? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोटॉन्स में लगभग शून्य मास होता है, इसलिए मोमेंटम भी लगभग शून्य होगा और इस तरह फोर्स भी शून्य होगा। आइए अब हम इन सभी फोर्सेस को जानते हैं।
फोर्स तीन तरह के होते हैं, सिंपल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और अनकांटेक्ट फोर्स। सिंपल फोर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, वैलेंस और अनवैलेंस। कांटेक्ट फोर्स 5 तरह के होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, एयर रेसिस्टेंट फोर्स और टेंशन फोर्स। अब हम बात करते हैं अनकांटेक्ट फोर्स की। ये 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल फोर्स या साधारण बल, जिसमें संतुलित बल या बैलेंस फोर्स आता है, यह एक ऐसा बल है जिसमें ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से एक इक्वल बल लगाया जाता है, जैसे रस्सी को दोनों तरफ से इक्वल फोर्स से खींचना और तराजू का संतुलन की स्थिति में आना। अनबैलेंस फोर्स या असंतुलित फोर्स, इसमें ऑब्जेक्ट पर एक तरफ से ज़्यादा फोर्स तथा दूसरी तरफ से कम होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट की मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगी जहां फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे तराजू का एक तरफ झुक जाना जब रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए लेकिन वह एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ ले जाए। अब बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। संपर्क या कांटेक्ट फोर्स, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तब जो फोर्स लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे हाथ ठेले वाला अपने ठेले को धक्का देता है। कांटेक्ट फोर्स निम्न प्रकार के होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या सामान्य प्रतिक्रिया बल। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर है तो सरफेस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर यानी परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लेकिन विपरीत होता है। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल, यदि कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर मूव कर रहा है तो सरफेस के कारण उसके मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का विरोध करता है और उसे रोक भी सकता है। जैसे किसी सतह पर गति करती हुई बॉल का अपने आप रुक जाना। मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशीय बल, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में अपने स्पर्श द्वारा बल लगाते हैं तो हम उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे जब कोई वेट लिफ्टर भार उठाता है तो वह अपने हाथों व पैरों के मसल्स के द्वारा बल लगाता है। एयर रेसिस्टेंस फोर्स यानी वायु प्रतिरोध बल, किसी सतह पर मूव करती हुई बॉल को एयर रोकने का प्रयास करती है, इसे एयर रेसिस्टेंस फोर्स कहते हैं। जैसे जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो एयर के कण एरोप्लेन से टकराते हैं जो उसके उड़ने का विरोध करते हैं अथवा उड़ने में रुकावट पैदा करते हैं। टेंशन फोर्स, किसी रस्सी अथवा तार के सिरों पर लगाए गए बल के कारण रस्सी अथवा तार में टेंशन फोर्स उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। यह एक ऐसा बल है जो फिजिकली रूप से कांटेक्ट या संपर्क में आए बिना किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। नेचर के ज्ञात चारों जो फोर्सेज हैं वे सभी नॉन कांटेक्ट फोर्स के हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यह आकर्षण का वह बल है जो उन सभी ऑब्जेक्ट के बीच होता है जिनमें द्रव्यमान होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊंचाई पर है तो उस पर यह फोर्स कार्य करता है और इसकी डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड होती है और यह मैसिव बॉडीज को होल्ड करके रखता है, जैसे हमारे प्लेनेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, यह वह बल है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन का मुख्य कारण है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और एक्सरेज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी मजबूत परमाणु बल, यह वह फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगता है। ये नेचर का सबसे शक्तिशाली बल है। वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल परमाणु बल, यह वह बल है जो रेडियो एक्टिव डीके के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल कॉस्मोलॉजी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।